अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब की मसरूफियत की वजह से ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से बड़ी लंबी समाअत हुई, लेकिन फ़ैसला अभी महफूज कर लिया गया है जो कि थोड़ी ही देर में सुनाया जाएगा। इसके अलावा बल्ले के निशान के बग़ैर क्या तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो जाएगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में जो छापे मारे जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये भी आज का हमारा मौजू है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमा जो हैं वो रूपोश हैं और नून लीग अपने साबिका लीडरान को क्यों साइड लाइन कर रही है, और PTI का प्लान बी है, PTI नज़रियाती, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, किस हद तक वो कामयाब हो पाएगा। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, माहिर कानून हैं आरिफ चौधरी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, आपका शुक्रिया। दानियाल अजीज़ साहब साबिका नून लीग के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और हाफिज़ एहसान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, बल्ले के निशान के बग़ैर इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब है? क्या पार्टी ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल अजीज़ सब तो सियासी हालात पे बताएंगे और दो काबिल एहतराम हमारे आइनी माहिर वो कानून पे बताएंगे। पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। मेरी अपनी राय है, जो 9 अप्रैल को चाल चली थी उसके मुताबिक हो रहा है। तरीके इंसाफ को अब भी एज ए जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। अभी उन्हें और बहुत सारे आग के दरिया करने हैं। आज रात भी कमो बेशतर लाहौर में 115 मकामात पर छापा मारने की इतलात हैं। गुजारिश ये है कि बदकिस्मती है कि 25 करोड़ आवाम के हक पे चंद ताकतवर लोग डाका मार लेते हैं और हम उसकी निशानदेही भी नहीं कर सकते। जहाँ तक तवील तरीन सजा 2 दिन की पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को दी गई कल और आज बदकिस्मती से मुझे 9:45 बजे टीवी देखना पड़ा और अब मेरा पौना घंटा पहले सर फटने लगा था। मैंने सारी चीज़ें गुफ्तगू सुनी एक जगह पे, ना कि मुझे कानून नज़र आया, ना मुझे आइन नज़र आया, ना मुझे इंसाफ नज़र आया। मुझे ऐसा लगा कोई किसी को टारगेट कर रहा है। अचानक इलेक्शन के टिकट जमा कराने का 2 बजे 7 बजे टाइम था, 7:15 बजे समाअत ख़त्म हो गई। कैसी टाइमिंग है, कमाल है भाई। हीरो मान गए, आरफ चोई सब दाद देंगे। इधर से समाअत ख़त्म होती है, उधर से प्रेस क्लब में एक बंदा जाता है जिसका कोई नाम नहीं होता, वो बुकिंग कराता है। एक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अख्तर इकबाल डार साहब। इमरान खान को इन सब कामों में डैमेज किया है उनके एक अजीज़ ने जो अपने आप को वकील कहते हैं, और अक्सर अडयाला जेल में जाके मिलते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी PTI का हक है, जो मर्जी फैसला करे। अक्सर वो मुलाकातें करते थे टिकटों में। अभी आपको बहुत कुछ इंकशाफात आएंगे अख्तर डार से किन बंदों की मौजूदगी में हुआ, और उसके बाद अख्तर इकबाल डार कहाँ रहे। काश ये निशानदेही आरिफ चौधरी और हाफिज़ एहसान साहब इसकी तफ्तीश करें तो फिर मैं इन्हें कुछ एविडेंस दे दूँ। भट्टी साहब, आज बैरिस्टर गौहर के घर पे पुलिस ने रेड किया, लेकिन IG कहते हैं कि पता नहीं है, वो तो गलती से किसी के रेड किया, हम तो इश्तिहारियों को पकड़ रहे थे। देखें, अगर उधर चीफ जस्टिस साहब होते जो आइन और कानून की हुक्मरानी होते, 2 दिन से एक जमात का सरबराह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के हसूल के लिए गया, फैसला वो जो मर्जी करे, वो उधर हैं और जानबूझ के उनके घर रेड की गई और कहा गया इश्तिहारी मुल्ज़म देखने आए हैं। ये पुलिस का तरीका वारदात बरतानिया दौर का है। जब मुसलमानों को उन्होंने करना होता था ना, इश्तिहारी का नाम लेके 16 पे ऐसे काम कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े हैं, जान के मैसेज दिया गया है कि हम जब चाहें जिसको चाहें मार दें, जिसको चाहे अगवा कर लें, जिसको चाहे मुकदमा दर्ज कर दें, जिसको चाहे जो चाहे। इससे ज़्यादा आरिफ चौधरी हाफिज़ एहसान बताएंगे कि ये 2 दिन से एक जमात के सरबराह हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, और उस वक़्त इनके घर में छापा मार के, और क्या बिला जवाब है कि जी हमें इश्तिहारी की तलाश थी। खुदा का वास्ता यार, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? बदकिस्मती है कि इस मुल्क में शायद जमहूरियत आ ही नहीं सकती, क्योंकि ताकतवरों का एहतसाब नहीं हो सकता और कमज़ोरों को जो मर्जी मार दें। लेकिन शायद
हुकूमत निगरान नून लीग और उसकी तसलसल निगरान हुकूमत अपने एजेंडे पे अभी तक कामयाब जा रही है। और इमरान खान के जो डयाला जेल में जाके मिलता है, पता नहीं क्या नाम है, कोई वकील साहब हैं शायद मियाँ अली से, वो खासा डैमेज कर गए हैं। अब इमरान खान जाने या उनकी जमात जाने। सही। आरिफ चौधरी साहब, यकीनन आपने आज की समाअत भी सुनी होगी। पीटीआई के पास प्लान बी जो है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये कारगर साबित हो पाएगा? मैं सबसे पहले तो इजमालन इसी तरफ इशारा करना चाहूंगा, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के घर डाका पड़ा है पुलिस की तरफ से, इसे मैं डाका कहूंगा, दिन के समय जब सारी दुनिया जाग रही है और सब कुछ। और उसको यानी जो बड़ी बात हमारे भाई ने कह दी, भट्टी साहब ने, कि चीफ जस्टिस के सामने अदालत में वो पेश है और इंसाफ के असूल के लिए वो अपनी पार्टी के लिए वहां लड़ रहे हैं, और पीछे से उनके घर में जाके छापा मारा जाता है और मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे किया जाता है। और आगे से जवाब क्या आता है? जवाब ये है कि जी आप चौधरी साहब को बुलाएं जी। चौधरी साहब कहते हैं जी, आई हैव स्पोकन टू आईजी, आई हैव स्पोकन टू दिस, आई हैव स्पोकन टू दैट। खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ ये ना करो। इश्तिहारी जो था जिसे आपने पकड़ना था, उस इश्तिहारी को तो आपसे लूट मार रहे हैं। यानी जिन जिन इश्तिहारियों ने इस मुल्क को लूटा है, उनके साथ तो आप मिले हुए हैं, उनके तो आप साथी हैं, और यानी वकला को नहीं छोड़ रहे आप। यानी क्या इंसाफ है? और चीफ जस्टिस साहब यानी जो मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और ज्यादती भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज्यादा ज्यादती क्या होगी। आप देखें कि जो वहां कार्रवाई क्या होती है, हर केस में एक रवैया, एक स्टाइल है। वो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद नून लीग का कोई राना सनाउल्लाह भी बैठा होता बतौर चीफ जस्टिस के, तो वो इस हद तक शायद ना जा सकता जिस हद तक वो जा रहे हैं। सारे जवाब, हर चीज उनके जेहन में वही है जो नून लीग की तरफ से उन्होंने कहनी है। और दूसरी बात यह है कि किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। एक दफा शुरू करते हैं और उसके बाद जरा बात करने नहीं देते। हामिद खान साहब जो इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बाकायदा इनके साथ थे खड़े, उनके साथ जो हो रही है, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा कि शायद अगर आपको ये इल्म होता, वो कला इनका साथ देते हैं उस वक्त जब इनको प्रॉब्लम आता है उस तरफ से, और उनके साथ जो हशर किया जा रहा है और जजेस के साथ, अपने साथी जजेस के साथ, ये भी मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बेइंसाफी हो नहीं सकती। और हालात इस नहज पे पहुंचा दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि वहां किसी का आइन के अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहा। यानी ये आप लोग इस हद तक किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट जो है, वो इस तरह इलेक्शन होते हैं कि आखिरी दिन तक एक पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी दुनिया के जो राय दी गई है उसके मुताबिक वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके अरकान है, सबसे ज्यादा उसकी सपोर्ट है, उसको आपने आज तक अभी निशान जो है वो नहीं दिया, उसका निशान छीनने के लिए जनाब। और दूसरी बात, कभी आज तक ऐसे हुआ था कि कोई इदारा बतौर इदारे के चला जाए? यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास अगर एक गैर मुतल्लका शख्स आया है जो शुरू से लेकर पीटीआई के खिलाफ अकबर बाबर जो है वो सारी पिटीशन उनके खिलाफ कर रहा है, उसकी पिटीशन पे अगर आप फैसला करते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मामला रहता है अदालतों का। अदालत ने आपके खिलाफ फैसला किया, आप जनाब उसके खिलाफ अपील में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में आपको एंटरटेन किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट आज मेरी पिटीशन, आपकी पिटीशन, और हाफिज साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यकीन माने हम तंग आ गए हैं, पिटीशन लोगों की पड़ी हुई है, लगती नहीं है, नंबर नहीं लगता। लोग हमें बार बार फोन करते हैं, गिलगित से करते हैं फोन, और जगह से करते हैं कि जी क्या बना। 8 साल 7 साल हो गए उनकी पिटीशन जो है वो लग नहीं गई। और यहाँ सूरत हाल ये है कि जनाब हर रोज उन्हें इंसाफ लीग वालों को दिया जा रहा है, और जो चीज यानी चीफ जस्टिस को नजर ना आए और वो सवाल करे कि ये फलां कौन है, ये फलां कौन है। भाई खुदा के बंदे, आप भी वही थे जो कल अदालत के सामने आप खुद जज होते हुए खड़े थे, इंसाफ के तालिब थे, और उस वक्त वकला आपका साथ दे रहे थे। सारे हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो हमारे जज साहब है इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि जजेस को इंटिमिडेट करे और हरासा करे उनके फैसलों की बुनियाद पर। तो वही काम जो इफ्तिखार चौधरी जो आपको अपॉइंट करने वाले थे, जो उसने किया वकला के साथ और कौम के साथ, वही काम आप कर रहे हैं।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस मुल्क में कोई इलेक्शन जो है होता नजर नहीं आ रहा। कोशिश इनकी आखिरी हद तक है उन्हें दीवार के साथ लगाने की, और घरों में जाके छापे मारना, लोगों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। इस तरह दुनिया में कभी हुआ था? आज हमारा केस किसके खिलाफ हम जाके मकबूजा कश्मीर के बारे में जाके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात हम करेंगे, और हमें वो कहेंगे किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? आपके अपने यहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या जुर्म किया है इन लोगों ने? 9 मई का वाकया आपने बना दिया कि 9 मई का वाकया। उससे पहले ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि जनाब इनका बंदोबस्त हो गया है, और जो थे अपना ये राणा साहब जो थे मिनिस्टर दाखिला के, उन्होंने कहा कि इन्हों का मकू ठप्पया गया है, ठप दिता गया है। अभी एक दिन पहले की बात है। तो बात यह है कि लोगों को मार मार के तशद्दुद करके उनसे बुलवतनी नहीं ली जाती। आप अगर हुकूमतें करें लेकिन लोगों के हाल पे रहम करें, कोई इंसाफ रहने दे, कोई कानून रहने दे, कुछ तो बचा रहने दे। आरिफ चौधरी साहब, कता कलामी की माजरत, चीफ जस्टिस साहब पीटीआई का जो पार्टी का आइन है उसका बगौर जायजा ले रहे थे, बगौर मुताला कर रहे थे, और जब बैरिस्टर गौर साहब ने कहा तो उन्होंने कहा मैं कोई SHO तो नहीं हूँ। इस पर बात करते हैं। हाफिज एहसान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपको हाफिज हसन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आज आपने समाअत देखी होगी, क्या अखज़ किया, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई आपका शुक्रिया, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम। जो है 2 दिन की जो प्रोसीडिंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आई है, अगर हम इसको एनालाइज किया जाए, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जिसके अंदर चौधरी साहब ने और भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्डक्ट क्या है, कि आप अपना केस किस तरह पेश करते हैं। और तीसरा इसके अंदर ये है कि एक ऐसा इशू जो 2021 से चल रहा था, तो क्यों उसको उस टाइम तक ड्रैग करके लेके आया गया, कि जो एक नॉन इशू था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रा पार्टी जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो पार्टीज अपना बैठती हैं, इकट्ठी करती हैं, और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो नॉमिनेशंस की बुनियाद के ऊपर चलता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, बस वन मैन शो है, जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन जो चीज मेरा ख्याल है कि सारे प्रोसेस के अंदर आड़े आई है, वो 2 चीजें आई हैं। एक ये है कि पीटीआई का अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव था अबाउट पाकिस्तान डेमोक्रेसी और अबाउट पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ का, उस प्रोसेस ने पीटीआई को जो है वो इस केस के अंदर डैमेज किया है। और वो इसलिए डैमेज किया इस चीज के अंदर कि अगर 2021 के अंदर आपके एक आइन की रिक्वायरमेंट थी, आप उस आइन की रिक्वायरमेंट को पूरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते थैंक यू सो मच, हमने ये काम कर दिया है, और ये चीज चलती रहती। अब आप उसको देखें कि 2021 के अंदर जो था, इन्होंने 1 साल टाइम मांगा कि जी कोविड का टाइम है, आप हमें टाइम दे दें। उसके बाद जब 2022 के अंदर ये प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट था कि जब 9 अप्रैल 2022 को अगर पीटीआई ने उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी और अगले इलेक्शन की तरफ जाना था, और ये लॉ की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो आपको इलेक्शन सिंबल्स मिलेंगे, तो उस वक्त आपकी जो लीगल स्ट्रैटेजी थी उसको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था, और कोई भी ऐसा लूप होल नहीं देना चाहिए था कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन या एजिटेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी जाए और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको स्पेस मिलेगी। अब वो जो स्पेस वाला एक इशू है, वो एक टग ऑफ चीज जो है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई बना, ये एक हाइड एंड सीक चलता रहा, और चलते चलाते बात उस लेवल पे पहुंच गई कि जिसके अंदर। लेकिन हाफिज साहब, कता कलामी की माजरत, क्या आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई जानिबदाराना किरदार नजर नहीं आता, या इसके अलावा इंतखाबी निशान ही छीन लेना जो कि किसी पार्टी की जान होता है, पार्टी की पहचान होता है, और मुसलसल उसी निशान को आवाम जानती होती है, उसी पे कॉन्टेस्ट होते हैं इलेक्शन? इरफान, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन सिंबल्स ले लें और उसको इलेक्शन ना लड़ने दें, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑप्टिक्स बड़े हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला कर देती है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर देती है, तो आप ये समझें कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं या उनके सारे लोग हैं, उसके अंदर कितनी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, और दूसरी साइड्स को कितना इसके अंदर फ्री मौका मिलेगा कि वो बिल्कुल जाएंगे और
और मोर इम्पोर्टेंटली कि आपको जब नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदर आपको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहिए होते हैं तो एक एक सीट काउंट की जाती है। और अब आप देखें हमारे मुल्क के अंदर तो चल ही इलेक्टेबल्स का गया है कि अगर वो नहीं आते आपकी रिजर्व सीट्स भी गई, आपकी मिनॉरिटी सीट्स भी गई, आपके वो बंदे अगर जाके तो कल को किसी और को ज्वाइन कर लेते हैं तो आर्टिकल 63A भी नहीं है। तो किसी भी पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है वो उस पार्टी के सिंबल से होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज के अंदर ये है कि कहीं लीगल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि जिसने वो नौबत इस चीज तक पहुंचाई है। दूसरा जिस तरह से ANP को टाइम मिला है इलेक्शन के बाद का, उसी तरह से PTI भी 1 महीने बाद इलेक्शन अगर करवा ले तो इसमें क्या कबाहत है? नहीं देखे ना कि बात ये है कि जब देखे चीज ये है कि ये अगर ये सारी चीजें समझने की होती है उस लेवल के अंदर जा रही होती तो इसको किसी न किसी एड्रेस होना चाहिए था ना। अब आप ये देखें कि इंपॉर्टेंट टाइम इस चीज के अंदर है कि आपके मुल्क के अंदर आज इलेक्शन सिंबल्स मिलने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी 5 बजे कह रहा है, कभी 7 बजे कह रहा है, कभी 9 बजे कह रहा है, कभी एक लेटर इशू कर रहा है कि जी कोई पार्टी जो है वो दूसरे के कैंडिडेट्स को नहीं ले सकती। तो अगर आप इस हॉस्टिलिटी के एनवायरमेंट के अंदर रहे हैं तो आपको चुकन्ना तो होना चाहिए। अगर आप चुकन्ना नहीं होंगे और आप कंसीड भी करेंगे, आप ये देखें कि जो 2 दिन आपने क्वेश्चन कहे हैं या किसी भी अथॉरिटी के आप आगे जाके कहें कि जी हमसे गलती भी हुई है, हमारा फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी गलत लगा है, हमारा जनरल सेक्रेटरी भी ठीक नहीं है, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी है, आप हमारी इस बात को मान दें और 14 बंदे आपके खिलाफ भी आके खड़े हो जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर मेच्योरिटी के साथ डील किया जाता किसी स्टेज के ऊपर तो आज वो नौबत नहीं आनी थी। अब आप देखें कि जो अगली चीज जो आज जो होने जा रही है ना वो जो उससे ज्यादा इस चीज के अंदर है वो है पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या इस एनवायरनमेंट के अंदर या एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप सिंबल्स ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी ऑप्टिक्स जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और वो एक ऐसी चीज है कि जो इलेक्शन जो है पॉलिटिकल ट्रांजिशन के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्मूथ ट्रांसफर की जाए, क्या पाकिस्तान के अवाम का 60-70 अरब रुपया लगा के हम उस क्रेडिबल सिस्टम के अंदर जाएंगे? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है की तरफ जाएंगे, ये है वो क्वेश्चन मार्क जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि अगर मैच्योरिटी वाला रोल प्ले कर दिया जाता PTI की तरफ से, उनकी लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर कर दिया जाता, ये चीजों को हेड ऑन इस तरह ना किया जाता तो शायद आज वो चीज है जिस चीज का आज हम इशारा कर रहे हैं, जिस चीज के अंदर सिस्टम के अंदर कोस रहे हैं, आज इसकी नौबत ना आती। यकीनन इसकी नौबत ना आती। और PTI के बगैर क्या इलेक्शंस हो पाएंगे और PTI के प्लान B की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भट्टी साहब से बात करेंगे और बाकी मेहमानान से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आरिफ चौधरी साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपको कोई मुमासलत नज़र आती है टाइम में? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 बजे का टाइम देता है, 7 बजे समाअत होती है, फिर 2 घंटे का मज़ीद तौसीह दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अब मज़ीद 1 घंटा बाद फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, एक तो दोनों वकला मेरी ख्वाहिश थी ये करते, लेकिन हम क्या करूं, अंदर सहाफ़ी का कीड़ा जाग जाता है। अरशद शरीफ मारने के बाद इन्होंने पूरे सहाफ़ती दफन कर दी है। मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की या 2 साल कंटेम्प्टें भी देखी हैं, नामुमकिन है इस किस्म की गुफ्तगू जो 2 दिन से सुन रहा था, ऐसे लग रहा था मुझे सजा दे दी गई है बामुशक्कत कि देखें इबरतनाक तेरा अंजाम है, तू ये देख। एक ना शेर पानी पीता है, पानी पीते हुए चहलकदमी करके पीछे जाता है, एक बेचारी बकरी पानी पी रही होती है, शेर उसको खा जाता है। तेरी ये जुर्रत के हमारा जूठा तू खाए, जिस पानी को मैं पीऊँ उसी को तू पिए। अगले दिन फिर शेर पानी पीने आता है, चहलकदमी करते आगे जाता है, वो एक बेचारा बकरी फिर पानी पी रही होती है, वो तो कहता है तेरी इतनी जरूरत कि तू मेरे से पहले आके पानी पिए, तेरा जूठा पानी मैं पीऊंगा। और मुझे आज समझ नहीं आई कि ये क्या थी। आज अकबर सियासी जमातें हजारों की तादाद में जमातें छोड़ते हैं, कारकुन, रहनुमा, लीडर, मुस्लिम लीग, नून, जनेजो लीग बनी, नून लीग बनी, काफ लीग बनी, फंक्शनल लीग बनी। अकबर ऐस को ये अहमियत दी जा रही है, अनबिलीवेबल है। जो 13 साल से जमात से निकल गया है, जो जमात की सख्त मुखालफत कर रहा है, वो भाई किस कैपेसिटी में उसको सुन रहे हो? PTI में हजारों लोग आए होंगे, हजारों गए होंगे, नून लीग में हजारों लोग आए होंगे, हजारों गए होंगे, इसी तरह पीपल्स पार्टी में आए होंगे। इसका मतलब है कल को कोई 20 साल पहले
जो नून लीग में था वो जाके इलेक्शन कैंपेन में कहे इलेक्शन कमीशन में कि जनाब ये जो इलेक्शन गलत हुआ है, मैं भी कैंडिडेट था, शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बन गया, तो क्या उसकी जमात निशानशीन लोग उसके कहने पे? यार अनबिलीवेबल है कि शहजाद अकबर, जिसका क्या पता नहीं अकबर जिसका वास्ता ही कोई नहीं, ऐसे 1.5-2 करोड़ आदमियों को जो बादी नजर में तरीके साहब के वोटर है, उनकी बजाय एक बंदे के कहने पे आप कर रहे हो। दूसरा, दो तरफ दलाइल अच्छे नहीं हुए, दलाइल बहुत तरफ से हुए हैं, दो तरफ से तो रस्मन थोड़े थोड़े हुए, असल दलाल तो कहीं और थे, हो रहे थे। मुझे ये बात बताएं, अली जफर कह रहे हैं बादी नजर में तरीके इंसाफ का निशान लेना बदनीति है। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई से दोहरा म्यार रखता है, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है, तरीका दूसरा कर रहा है, हर दूसरी पार्टी छोड़ को पीटीआई है। एक दफ़ा उन्होंने मोहतरम जज साहब का हर हुक्म यकीनन फाइनल है, उस इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं, भाई आप पर ये बात मुतनाज़ा होकर लगा रहे हैं, आप 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं करा सके, खुद आपकी मुतनाज़ा पोजीशन है। 90 दिन में आप पंजाब और केपी में नहीं करा सके, उसमें नाकाम हुए, वफाक में नहीं करा सके, उसमें नाकाम हुए। अब 176 जमातें हैं, उन सब का लेके आओ ना। क्या वाकई एक पार्टी को टारगेट तो नहीं आप करे? कभी वो वजीउद्दीन का रेफरेंस दे रहे थे, कभी एक गली में कत्ल हो, दूसरी गली में भी कत्ल हो। यार मुझे तो समझ नहीं आई। हमेशा मैंने जो ये हाफिज साहब जैसे साहिब इल्म आरफ चौधरी साहब, एतजाज हसन जैसे लोगों को सुना है, वो टू दी पॉइंट करते हैं, उस केस से रिलेटेड रहते हैं। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, दोनों से इनसे पूछें जिस शख्स को पार्टी से निकाल दिया गया हो, कह रहे थे चीफ जस्टिस के बानी रुकन को खत्म नहीं किया जा सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चैलेंज देता हूं, मुझे इलेक्शन कमीशन आके 173 पार्टियों के नाम बता दे, चलो उनका रिकॉर्ड तो दूर की बात है, नाम ही बता दे, तो एक पार्टी जो बज़ाहिर एक बड़ी जमात है, जिसके करोड़ों वोटर हैं, उसका उनसे हक छीन रहे हो तुम। और अकबर एस बाबा उनमें से एक है जो कोई 20 या 10 साल या 13 साल पहले था। अनबिलीवेबल है भाई। बज़ाहिर मुझे लगता है कि तरीके इंसाफ शायद एज ए जमात इलेक्शन में मुश्किल नजर आती है। आरिफ चौधरी साहब, 10:30 बजे तक का टाइम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहां तो आप माने ना कि इलेक्शन कमीशन रिलीफ दे रहा है पीटीआई को, पहले 7 बजे फिर 9 बजे, अब 1.5 घंटा और। इलेक्शन कमीशन बहुत रिलीफ पीटीआई को दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत दे रही है। आपने देखा कि ये उस वक्त जब 90 दिन के अंदर फैसला किया गया था इलेक्शन कराने का लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, तो उस वक्त जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी कि ये फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और अब भी सारे मामले में इलेक्शन कमीशन, ये बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब ने क्रक्स ऑफ द मैटर बयान कर दिया है कि इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है कि आप एक शख्स को जो गैर मुतलका है उसके कहने पे आप करोड़ों इंसानों के राइट जो है उसको सलब कर रहे हैं, और आप वैसे ये कार्रवाई जो है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम, जिस दिन उसने ये कहा था ना कि मैं इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवा सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस दिन वो अमली तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन कहलाने का हकदार नहीं था। इसलिए कि आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन 2 ही सूरतों में होते हैं, या 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर। तो जो 60 दिन या 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने के लिए तैयार नहीं होता उसे इलेक्शन कमीशन नहीं कहा जाता। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही के लिए, यानी तोशा खाना केस सिर्फ इमरान खान के लिए, बाकी किसी सियासी रहनुमा के लिए नहीं। फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ पीटीआई के खिलाफ, किसी और के लिए नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ पीटीआई के लिए। और आप ये देखें, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं 2 लफ्ज बयान करूंगा, तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी लकीर दसी। ओए आप इत्थे भी उथे भी जन्नतां विच मैनू दोज़खां राह सिद्धा तीर दसी। मेरे लहू ते लखां उसार लै नहीं, ताज महल ते मैनू तकदीर दसी। कोई इको मिट्टी दे आपा इंसान दोवें, तू मैं कोई जिन दा नहीं, तू कोई परी दा नहीं। खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर म्यार आपने इस तरह के बना लिए है,
और जो मुझे सबसे ज्यादा देखे, मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं ब्रीफ कैरी करता हूँ किसी पार्टी का कि जी उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फलां नहीं किया। ये हाफिज साहब की सादगी पे मबनी उनकी गुफ्तगू है कि जो मर्जी वो कर ले। आपका क्या ख्याल है कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई इदारा बतौर इदारे के जाके अपने फैसले के को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अदालतों में जाए क्या और कहे कि जनाब ये मेरे भाई आपके पास पहली बात तो गैर मुतलका शख्स आया, चलो आपने उसे मुतलका समझ के भी फैसला कर दिया है, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला और कर दिया, आप आराम से बैठ जाए। आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए तो ये सारे का सारा मामला बिल्कुल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। और देखिए फर्क ये देख ले जरा, एक तरफ इमरान खान की हालत ये थी कि उसने गुफ्तगू कर दी किसी खातून जज के बारे में कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आज तक केस खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अहमल जो है इनका अहमल वली खान, उसने पब्लिक तकरीर की कि हम, और इसके बावजूद उन्हें किसी ने नहीं पूछा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की सूरत हाल है। वकला को कभी ऐसा नहीं हुआ था, वकला के साथ उन्होंने ये मैसेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और सारी की सारी एक और बात जरा देर में रखें, केयर टेकर सेटअप क्या है, ये कंटिन्यूएशन है बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की। और एक दफा तो खुद इलेक्शन कमीशन ने ये बात उठाई, लेकिन क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जी मैंने तो लिखा था, लेकिन वो 6-7 मिनिस्टर जो है वो अभी तक काम कर रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद भी काम कर रहा है, बाकी भी लोग जिनके बारे में कहा गया था कि वो जानबदार है वो सारे के सारे उसी तरह काम कर रहे हैं। खुद क्या चीफ जस्टिस साहब को ये नजर नहीं आया कि ये जिस दिन आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए नीचे एक में तो आप कहते हैं कि जनाब क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, ऐसा मामला जिसके लिए बुनियादी रूह की बात थी, जो नजर आया वही ये जो थे अपना रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी कहती के खत्म करती और 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सकता था अगर वो जुडिशियल ऑफिसर्स ले लिए जाते, उससे मसला भी हल हो जाता। सारी की सारी करप्शन और सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी के अदरवाइज चीजें सामने नजर आ रही हैं और इसके बावजूद हम बैठे हैं और बहस सुन रहे हैं और बहस अपनी सुना रहे हैं, किसी को मौका भी नहीं दे रहे। एक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सवाल आप करें और उसके बाद जवाब वकील देने की बजाय आप शुरू हो जाएं, यानी उनके वकील को जो आता है नून की तरफ से उसको अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है। इनके वकला को पांव से जमीन नीचे से खींचने की कोशिश की जाती है, कभी किसी की तजलील किसी तरह की जा रही है, कभी किसी की किसी तरह की जा रही है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को और इन्हें खौफ दिखाना चाहिए। हाफिज साहब, आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि कोई इदारा किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बतौर पार्टी बन के कभी पेशावर हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बतौर पार्टी बन के उसका निशान वापस लेने की कोशिश की जाए। ये अब ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी? देखें, 3 इसके एरियाज हैं और बड़ा अच्छा, दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने बड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दी है। एक तो बात इस सारे केस के अंदर अकबर एस बाबर की है जी। अकबर एस बाबर जो है वो इस केस के अंदर एक ऐसा शख्स सामने आता है कि जिस सारे प्रोसेस को पीटीआई को पिछले 10-12 साल से उसे एक प्रॉब्लम है, कभी वो फॉरेन फंडिंग के अंदर चला जाता है, कभी इनका कोई भी केस ऐसा मामला हो तो वो ड्रैग करता है इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट और वो सारी चीजें चलती और फिर ये अब आपका दोबारा इलेक्शन का आ गया। अब इस सारी प्रोसीडिंग आपने 2 दिन के अंदर देखी है। अब 2 सवाल थे जो सामने आए थे। एक सवाल ये आया था कि क्या अकबर एस बाबर जो है आपका फाउंडिंग मेंबर है, तो जवाब आगे से आया, पहले कहा गया कि नहीं, फिर कहा गया कि है जी। दूसरा सवाल ये आया कि क्या अकबर एस बाबर को आपने कोई शो कॉज नोटिस करके फारिग किया है ताकि उसका कोई लुकसंडाई ना हो। तो आपने देखा कि 2 दिन से वो कागज नहीं दिया गया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब उसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक ऐसा शख्स जो 10-12 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपके, तो क्यों नहीं उसे आप पार्टी से निकालते? अगर पार्टी से निकालना, एक जनरल सेक्रेटरी नोटिस डाले और उसे कहे कि भी तू फारिग है, तू पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट कर रहा है, तो पार्टी की स्टेटमेंट्स के खिलाफ जा रहा है, तो पार्टी के जो प्रिंसिपल उसके खिलाफ जा रहा है, फारिग करे। अब ये चीज ये है कि अगर वो एक
एक ऐसा शख्स आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसे फारिग भी नहीं करते और फिर आप उसे कंसीड भी करते हैं और फिर आप कहें कि उसका लोकस एंड डाई क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसकी तरफ मैंने आगे भी इशारा किया था कि कुछ चीजों के अंदर आपको लीगली स्ट्रांग होना पड़ता है और वो जो लीगली स्ट्रांग था वो इस केस के अंदर नहीं था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल बात ठीक है कि कोई भी जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फैसले के खिलाफ जो है वो हायर अथॉरिटी की तरफ नहीं जाती कि उन्होंने फैसला किया और वो फैसला हुआ। इस केस के अंदर एक एक्सेप्शनल चीज है, वो एक्सेप्शनल चीज ये है कि ये वो मामला है कि जो इलेक्शन कमीशन का और एक पॉलिटिकल पार्टी का आपस के अंदर मामला है, उनका काम ये है कि उस पार्टी के एनलिस्टमेंट के मुताबिक अपना इलेक्शन करवाएं, उन्हें एक सर्टिफिकेट दें और सर्टिफिकेट पीटीआई को पहले मिला हुआ इस चीज के अंदर जब ये आया है, कई दफा इन्हें मिला हुआ है कि 1976 के अंदर भी जब चीजें आई थी। अब दूसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आ गया कि अगर एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, उस लॉ की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करें। अब वो जो टग ऑफ वॉर बना हुआ है, या तो आप फिर एक कंफर्ट लेवल पे आए ना जी कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी बिल्कुल सारा गुड्डी गुड्डी चल रहा है और चीजें जो है ओवर चल जाए। अब आप एक अथॉरिटी को चैलेंज भी करें। अब पिछले 2-2.5 साल से आप देख लें कि इलेक्शन कमिश्नर जो था, इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब इन्होंने गिव एंड टेक किया इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, इनको इस लेवल पे आया कि जिस तरह अभी भी आप देखें कि वो एक शख्स के साथ इनका एग्रीमेंट है, वो आगे से भाग गया उस चीज के अंदर। तो इसका मतलब है किसी न किसी जगह प्रॉब्लम है। अब इलेक्शन कमिश्नर की जब चीफ की अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने कहा सर यकीनन सवालात उठते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारियत की, और अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ को क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी, तहरीक इंसाफ के प्लान बी की कानूनी हैसियत क्या है। मजीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगे इंशाअल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।